हेलो फ्रेंड्स। तो आइए हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर आप सब लोगों का स्वागत है। तो बच्चों, आज मैं एक नया टॉपिक लेकर के आया हूं जिसका नाम है वर्ण। अब मैं हिंदी व्याकरण का एक एक टॉपिक में धीरे धीरे पढ़ा करके समाप्त करने की कगार पर चल रहा हूं। धीरे धीरे क्रमवार में पढ़ा रहा हूं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, इस टॉपिक में आप वर्णों के विषय में जानेंगे। और अब जैसा कि जानते हैं, अगर किसी भी व्याकरण के बारे में हम जानते हैं तो सबसे पहले लेटर या वर्ण ही हम पढ़ते हैं। तो चलिए हम वर्ण के विषय में आज जानेंगे कि वर्ण होता क्या है और वर्ण के कौन कौन से भेद होते हैं। तो वर्ण क्या होता है? तो भाषा की सबसे छोटी इकाई को हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है बेटा, उसे हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। मतलब अगर किसी भी भाषा का अगर हमें अध्ययन करना हो तो सबसे पहले हम वर्णों का अध्ययन करते हैं। किसका? वर्णों का। वर्ण के बाद हम शब्द पढ़ते हैं, शब्द के बाद हम वाक्य पढ़ते हैं। मतलब स्टेप टू स्टेप हम चलते हैं। तो जो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है उसे हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। नीचे हमने लिखा वर्णमाला। वर्णमाला, माला आप जानते हैं, माला। तो वर्णमाला क्या होता है? वर्णों के सुव्यवस्थित। क्या होता है? वर्णों के सुव्यवस्थित, वर्णों के सुव्यवस्थित एवं क्रमबद्ध रूप को हम क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। यानी जो वर्णमाला क्या होता है? वर्णों का जब एक गुच्छा बना दिया जाता है तो उसी को हम क्या कहते हैं? वर्णमाला। अब क्रमबद्ध एवं सुव्यवस्थित रूप को हम क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। जैसे मान लीजिए हम लिखा जाता है क, ख, ग, घ, अंग, फिर लिखते हैं च, छ, ज, झ, इया, लिखते हैं ना। तो जो वर्णों का सुव्यवस्थित एवं क्रमबद्ध रूप होता है इसी को हम क्या कहते हैं? वर्णमाला। और वर्णमाला के दो भाग होते हैं बेटा। क्या होते हैं? दो भाग होते हैं। एक होता है स्वर और दूसरा क्या होता है? व्यंजन। क्या होता है? एक होता है स्वर और दूसरा क्या होता है बेटा? व्यंजन। अब स्वर क्या होता है? स्वर की परिभाषा हमने लिखा है कि स्वयं राजते इति स्वरः, यानी जो स्वयं से राज करता हो उसे हम स्वर कहते हैं। अब अगर हम दूसरी परिभाषा की हम बात करें तो ये कह सकते हैं कि वे वर्ण जिनका उच्चारण करने के लिए हमें व्यंजन वर्ण की आवश्यकता नहीं पड़ती है उन्हें हम क्या कहते हैं? स्वर वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वर वर्ण। यानी स्वर वर्ण एक ऐसा वर्ण होता है जिसका उच्चारण करने के लिए हमें व्यंजन वर्ण की जरूरत नहीं पड़ती है। अब ये जो स्वर होते हैं बेटा, स्वर कुल 11 होते हैं एनसीईआरटी बुक के अनुसार। अब जैसा कि जानते हैं मानक बुक हमारा एनसीईआरटी भी है। आप किसी भी कंपटीशन में परीक्षा देंगे, किसी भी कंपटीशन का जो है एग्जाम देने जाएंगे, किसी भी प्रतियोगी परीक्षा को देने जाएंगे, तो जो आधार माना जाता है वो एनसीईआरटी ही माना जाता है। एनसीईआरटी में अगर आपका उत्तर मिल रहा है तो समझ लीजिए आपका प्रश्न सही है। अगर आपका उत्तर सही मिल रहा है तो आपको बोर्ड भी, यानी जो आयोग होता है वह जो मानता है वो किस आधार पर अपने प्रश्नों का उत्तर मानता है? एनसीईआरटी के अनुसार। किसके अनुसार? एनसीईआरटी के अनुसार। तो एनसीईआरटी के अनुसार जो स्वरों की संख्या होती है हिंदी में कितना होता है? 11। अब ये 11 होते कौन है? होता है अ, आ, इ, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। इतना होता है, 11 स्वर होता है। कौन कौन? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। अब यहाँ बात करते हैं, हम ये समझ लें कि अंग और आहा क्या होता है भैया? अंग को क्या कहते हैं और आहा को क्या कहते हैं? यही दो। तो इन दोनों को हम कहते हैं आयोगवाह। क्या कहते हैं? आयोगवाह। आयोगवाह। अंग को कहते हैं अनुस्वार और आहा को कहते हैं विसर्ग। तो अनुस्वार और विसर्ग जब आपस में मिलते हैं तो उन्हीं को हम क्या कहते हैं? आयोगवाह। तो मतलब स्वरों की संख्याओं से अलग है। स्वरों की कुल जो संख्या होती है 11 स्वर होते हैं। अ, आ, इ, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। और जो अंग और आहा होता है ये क्या होता है? अंग को हम अनुस्वार कहते हैं और आहा को विसर्ग कहते हैं, और अनुस्वार और विसर्ग मिलकर के क्या बनता है? आयोगवाह। क्या बनता है? आयोगवाह। अब आते हैं 11 स्वर मिलकर के 10 मात्राओं का निर्माण करते हैं। प्रश्न आ सकता है आपके एग्जाम में कि जो 11 स्वर वर्ण होते हैं उनके माध्यम से कितने मात्राओं का निर्माण होता है? तो कितने? 10 मात्राओं का निर्माण होता है। कितने? 10 मात्राओं का निर्माण होता है। अब जो स्वरों का विभाजन, अब स्वरों को किस किस प्रकार से बांटा गया है, अगर हम विभाजन की बात करें तो स्वरों का विभाजन 3 आधारों पर किया गया है भैया। कितना होता है? 3 आधारों। पहला होता है उत्पत्ति या निर्माण के आधार पर,
दूसरा होता है मात्रा के आधार पर, और तीसरा होता है जिह्वा के आधार पर। जब हम बोलते हैं तो जिह्वा हमारी अलग अलग तरीके से घूमती है, तो उस आधार पर हम अगर देखें तो अग्र स्वर, पश्च स्वर और मध्य स्वर होता है। मात्रा के आधार पर 3 होते हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत स्वर होते हैं। लेकिन उत्पत्ति या निर्माण के आधार पर 3 होते हैं, मूल स्वर जिन्हें जड़ स्वर भी कहते हैं, और ये होता है छोटा, छोटी, छोटाऊ और री, यानी अ इ उ री हो जाएगा। दूसरा होता है दीर्घ स्वर, बड़ा आ, बड़ी, बड़ाऊ, ए, आय, ओ, औ, ये किस में चले आएंगे? दीर्घ स्वर में। और एक होता है संयुक्त स्वर। कौन सा स्वर होता है? संयुक्त स्वर। अच्छा, लेकिन जो मात्रा के आधार पर होता है 3 होता है, एक होता है ह्रस्व होता है, दूसरा दीर्घ होता है और तीसरा क्या होता है? प्लुत स्वर होता है। ह्रस्व की एक मात्रा होती है, इसीलिए इसे लघु कहते हैं। क्या कहते हैं? लघु। लघु। अगर इसे आप नहीं जानेंगे तो समझ लीजिए आपका जो संधि होता है वो संधि आपके समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ह्रस्व प्लस ह्रस्व बराबर दीर्घ होता है। इसकी जो मात्रा होती है कैसे खड़ी पाई पा दिया जाता है, लेकिन जो दीर्घ होता है इसकी 2 मात्रा होती है और इसे हम इससे प्रदर्शित करते हैं, ऐसे लिख देते हैं। आप देखते होंगे, आप छंद का एक सूत्र है, यमाता राजभान सलगा, यगड़ मगड़ तगड़ रगड़ झगड़ भगड़ सगड़ नगड़, ऐसे कुछ है। तो वो इसी पर आधारित होता है, पूरा वर्णों पर आधारित होता है। और जहां भी छंद में जब गिनने के मात्रा का गिनने के लिए आता है, जैसे मान लीजिए दोहा सोरठा है, तो दोहा में क्या होता है? पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होती है और दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। सोरठा में क्या होता है? पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं और दूसरे चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती है। मतलब 13-11, 13-11, 11-13, 11-13। दोहा में पहले तीसरे चरण में 13-13, दूसरे चौथे में 11-11। सोरठा में पहले और तीसरे में 11-11 और दूसरे चौथे में 13-13। तो जब हम गिनते हैं तभी तो हमें पता चलेगा। तो ऐसे गिनने के लिए हम दीर्घ के लिए ये चिन्ह देते हैं और लघु के लिए यानी ह्रस्व के लिए ये चिन्ह देते हैं। अच्छा, तो उत्पत्ति के आधार पर 3 होते हैं, मूल स्वर, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर। मात्रा के आधार पर 3 होते हैं, एक होता ह्रस्व, दूसरा दीर्घ और तीसरा होता प्लुत स्वर। लेकिन जिह्वा के आधार पर बेटा 3 होते हैं, एक होता अग्र स्वर, दूसरा होता पश्च स्वर, तीसरा होता मध्य स्वर। क्या होता? अग्र स्वर, पश्च स्वर और होता मध्य स्वर। एक हम इसका और भी अगर हम जानना चाहें तो हम कह सकते हैं, एक सूत्र है, सूत्र ऐसे बनाया हुआ अपना कथन है कि आओ उल्लू, आओ उल्लू पीछे पीछे, आओ उल्लू पीछे पीछे, आ को छोड़ो बीचे बीचे, आ को छोड़ो बीचे बीचे, बीचे बीचे। ये वैसे बना दिया गया ताकि आपको ये याद हो जाए। अग्र स्वर, पश्च स्वर और मध्य स्वर। कारा आओ उल्लू पीछे पीछे, आ को छोड़ो बीचे बीचे। यहाँ देखिए, आ मतलब ये कौन सा स्वर हो जाएगा? बीचे बीचे मींस मध्य स्वर हो जाएगा, ये कहीं लिखा होगा मध्य स्वर। और आ ओ, देखिए आ ओ उ, ये सब किसमें चले आएंगे? पीछे पीछे, पश्च स्वर। आ को छोड़ो पीछे पीछे, आ ओ उल्लू पीछे पीछे, आ को छोड़ो पीछे पीछे। और बाकी जो बचेंगे वो किसमें चले जाएंगे? इसमें चले जाएंगे अग्र स्वर में। बात समझ में आया? बात इसको जरा ध्यान से समझ लीजिएगा। अच्छा, दूसरा आते हैं व्यंजन की। अगर हम बात करते हैं तो व्यंजन वे वर्ण होते हैं जो स्वर की सहायता से उच्चारित होते हैं, स्वर की सहायता से बोले जाते हैं, बोले जाते हैं, बोले जाते हैं मतलब उच्चारण किए जाते हैं। स्वर की सहायता से इनका उच्चारण किया जाता है, लिख सकते हैं, सहायता से इनका उच्चारण होता है। मतलब जो स्वर वर्ण होते हैं उनका उच्चारण करने के लिए व्यंजन वर्ण की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन जो व्यंजन वर्ण होते हैं उनका उच्चारण करने के लिए हमें स्वर वर्ण की सहायता लेनी पड़ती है। बिना स्वर वर्ण के हम व्यंजन वर्ण का उच्चारण नहीं कर सकते हैं। अब ये जो व्यंजन होता है बेटा, व्यंजन 3 प्रकार का होता है। एक होता अस्पर्श व्यंजन, दूसरा होता अंतःस्थ व्यंजन और तीसरा क्या होता? ऊष्म व्यंजन। कौन सा व्यंजन होता है? ऊष्म व्यंजन। अच्छा, स्पर्श जो व्यंजन होता है वो कितना होता है? 25 होता है। और अंतःस्थ व्यंजन कितना होता है? 4 होता है। तो 25 और 4 29 हुआ।
और उष्ण व्यंजन जो होता है वो कितना होता है, 4 होता है। तो कुल कितने व्यंजन होते हैं, 33 व्यंजन। 33 ये हुआ और 11 ये हुआ, तो कुल कितने वर्ण हुए, 44। कितना हुआ, 44। 33 11 44 ही तो होता है। अब देखिए जो स्पर्श व्यंजन होता है, उस स्पर्श व्यंजन इसे क्यों कहते हैं, ऐसा व्यंजन जिसका उच्चारण करने के लिए मुंह का प्रत्येक भाग आपस में क्या करता है, टच करता है, यानी छूता स्पर्श करता है, उसे हम कौन सा व्यंजन कहते हैं, स्पर्श व्यंजन। इनकी संख्या कितनी है, 25। इन्हें वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। कौन सा व्यंजन कहते हैं, वर्गीय व्यंजन। इन्हें उदित व्यंजन भी कहते हैं। कौन सा व्यंजन, उदित व्यंजन भी कहते हैं। अब वर्गीय व्यंजन भी क्यों कहते हैं, वर्ग क्या होता है, वर्ग वह होता है, वर्ग जो होता है उसका आमने सामने यानी चारों भुजाएं आपस में क्या होती हैं, बराबर होती है, उसी को तो हम वर्ग कहते हैं। तो अब देखिए इसको जो है 5 भागों में डिवाइड किया गया, 5 वर्गों में, और प्रत्येक वर्गों में 5-5 वर्ड होते हैं। क्या होते हैं, 5-5 वर्ड होते हैं। देखिए का चा टा ता पा, जरा ध्यान से समझिए। का मीन्स होता है कंठ है, मतलब जो गले से बोला जाए। चा मीन्स होता है तालु, टा मीन्स तालु मीन्स जो जीवा हमारी होती है आगे पीछे ऐसे डोलती रहती है, ऐसे करती रहती है। टा मीन्स होता है मूर्धा, मतलब जीवा फटकार लगाती है ऐसे जब हम बोलते हैं। ता मीन्स होता है दंत, बिना दांत के इसका उच्चारण नहीं कर सकते हैं। और पा मीन्स होता है ओष्ठ। मतलब ये 5 वर्गों में डिवाइड है और प्रत्येक वर्गों में कितने वर्ण होते हैं, 5-5 वर्ण होते हैं। इसीलिए इसे किस नाम से जाना जाता है, वर्गीय व्यंजन, क्योंकि 5 वर्ग होते हैं और प्रत्येक वर्गों में कितने वर्ण होते हैं, 5 वर्ण। अच्छा, इसे उदित व्यंजन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्हीं व्यंजनों का निर्माण सबसे पहले हुआ था, इसीलिए इन्हें किस व्यंजन के नाम से जानते हैं, उदित व्यंजन के नाम से। तो का मीन्स होता है कंठ। अब इसके अंतर्गत कौन आता है, का ख ग घ अंगा, इसका उच्चारण गले से किया जाता है। चा मीन्स होता है तालु, च छ ज छ इया। फिर टा मीन्स होता है मूर्धा, ट ठ ड ढ अड़ा होता है। और ता मीन्स होता है दंत्य, त थ द ध न हो जाएगा। पा मीन्स हो जाएगा ओष्ठ, तो प फ ब भ म हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आया, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब आगे देखते हैं। दूसरा होता है बेटा अंतःस्थ व्यंजन। अंतःस्थ व्यंजन ये होते हैं 4, और ये कौन कौन होते हैं, य र ल व, ये होते हैं अंतःस्थ व्यंजन। अंतःस्थ व्यंजन को हम अर्धस्वर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, अर्धस्वर कहते हैं। क्या कहते हैं, अर्धस्वर कहते हैं। अच्छा, और अगला जो होता है वो 4 होते हैं जिसे बोलते हैं ऊष्म व्यंजन। कौन सा व्यंजन कहते हैं, ऊष्म व्यंजन। और ये कौन कौन होता है, श ख स ह, मतलब बड़ा सा, पचिरवा सा और सा, और हा छोटा सा, मतलब हा, बड़ा सा, पचिरवा सा, छोटा सा और हा, इन्हें हम कहते हैं ऊष्म व्यंजन। इनका दूसरा नाम होता है संघर्षी व्यंजन। और एक चीज और ये बात याद रखिएगा कि चा छ जा झा को स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं, चा छ जा झा को स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहते हैं। तो ये आपका कितना हुआ, 11 स्वर हुआ और 33 क्या हो गया, व्यंजन हो गया। कितना हुआ, 33 व्यंजन हो गया। अब देखिए, अब नोट में हमने लिखा है, क्या लिखा है कि नोट के अंतर्गत क्या होता है, अंगा या ड़ा न म, ये ऐसे व्यंजन होते हैं जो पंचमाक्षर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, पंचमाक्षर। और पंचमाक्षर को हम क्या कहते हैं, नासिक के कहते हैं। क्या कहते हैं, नासिक के कहते हैं। अभी पिछली बार जो 2022 का जो टीईटी जनवरी 2023 23 जनवरी 2022 को जो टेट का पेपर हुआ था, उस टेट के पेपर में ये क्वेश्चन आया हुआ था कि निम्न में से पंचमाक्षर का स्थान होता है। यही क्वेश्चन पूछा था कि पंचमाक्षर का स्थान होता है। पंचमाक्षर मतलब समझ रहे हैं क्या, अंगा इया ड़ा न म, समझ रहे हैं ना। 5वां वर्ग, हर वर्ग का जो स्पर्श व्यंजन का जो वर्ग है, जो प्रत्येक वर्ग है, उस प्रत्येक वर्ग के जो अंतिम वाला अक्षर होता है उसे हम क्या कहते हैं, पंचमाक्षर। और पंचमाक्षर का उच्चारण स्थान क्या होता है, नासिक के होता है। क्या होता है, नासिक, मतलब नाक से बोला जाता है। क्या होता है, नासिक के होता है। तो ये आपका जो है वर्ण था। वर्ण को हमने बहुत शॉर्ट ट्रिक में हमने पढ़ाने का प्रयास किया, और आप मेहनत से पढ़िए और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।